आइए हजरात, अब उस शख्सियत के हुजूर चले जो वाकई में बहुत मोहतरम और बहुत मुस्तनद है। मेरी मुराद है मोहतरम अतुल तिवारी जी, जो आज हमारे प्रोग्राम में हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप फिल्म राइटर हैं और बहुत सी फिल्मों में अब तक अपनी अदाकारी से फिल्मों को में खूबसूरती का इजाफा कर चुके हैं। 2000 में मिशन कश्मीर एक मूवी आई थी, वहाँ से वो सुर्खियों में आए और तब से वो सिलसिला आज तक जारी है। और उसके बाद 3 इडियट में तो बहरहाल एक ऐसा रोल अदा कर दिया कि जो जहनों में एकदम जाके छप गया। मैं उनके ताल्लुक से क्या कहूँ, बस ये एक शेर के जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, आपने शायद न देखे हों मगर ऐसे भी हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम अतुल तिवारी जी की आपकी वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आदाब। मैं लखनऊ का हूँ और हम लखनऊ वाले आदाब से ही शुरुआत करते हैं। मेरे पास दोस्तों, पहले तो ये बता दूं कि जब भी किसी महफिल में, किसी अंजुमन में मुझे मेहमान बना के बुलाया जाता है और यहाँ ऊपर कहीं बैठाया जाता है तो मुझे बहुत डर सा लगता है। क्यों लगता है, तो आपको 3 इडियट के बाद से पता ही चल चुका होगा कि अक्सर खास मेहमानों को बुला करके उनकी क्या दशा और दुर्दशा कर दी जाती है, क्या हाल कर दिया जाता है उनका। मैं थोड़ा सा नर्वस रहता हूँ। लेकिन अभी सिर्फ 3-4 घंटे पहले मैं तो कानपुर में इत्तफाकन कल किसी काम से आया था और 3-4 घंटे पहले अभी माहिर तलत सिद्दीकी जी का फोन आया, जिनको मैं बहुत कम सा जानता हूँ मगर कम सा जानता हूँ, और उनकी आवाज़ में इतना प्यार था और इतना इसरार था कि मैं ना नहीं कह पाया और देर से ही सही मगर दुरुस्त जगह आ गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, ना तो मेरे पास रंजना जी जैसा गाना है, ना मेरे पास गुलजार जी जैसा पढ़ना है। तरन्नुम की बात करें तो ना मिसेस अदीब जैसा तरन्नुम है मेरे पास, वो गला है, वो रियाज है, वो अंदाज है जिससे इन्होंने पढ़ा। इतनी खूबसूरती थी उसमें, क्लासिकल गाने का रियाज इनका नजर आ रहा था इनके पढ़ने में। और ना तो मेरे पास अख्तर साहब जैसा बोलना है। तो मैं पता नहीं है क्या करने आया हूँ, लेकिन आ गया। और यहाँ कर्नल साहब मौजूद हैं, मुझे बहुत खुशी है। भाई साहब मौजूद हैं, मुझे बहुत खुशी है। और मुझे डर सिर्फ आयुषी जी से लग रहा है कि मुझे जो माले में 100 फूल दिए गए हैं, कहीं में से उसमें से 18 फूल काट न लें जीएसटी वाले, क्योंकि हर चीज में से 18 चीजें कम से कम कट जाती हैं। तो इसलिए सिर्फ इन्हीं से मुझे डर लग रहा है, बाकी तो ठीक है। और मैं यहाँ पे बहुत खुशी की बात है कि मजरूह सुल्तानपुरी साहब को सेलिब्रेट करने आज हम यहाँ सब मौजूद हैं और उनके बहाने कुछ हम आपस में बातचीत करने मौजूद हैं। तो मैं कुछ अगर पहले बातचीत से सिलसिला शुरू कर लूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। मेरा फिलहाल आजकल मेरी बड़ी आमोदरफ्त आजकल 2 मुल्कों में हो रही है, बल्कि अभी 4 दिन पहले मैं लौट के आया हूँ उनमें से एक मुल्क से, और 1 महीने पहले उनमें से दूसरे मुल्क से मैं लौट के आया हूँ। मैं क्यों इन मुल्कों का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि उन सब का लेना देना उर्दू से है और उर्दू एकेडमी ये प्रोग्राम कर रही है, इसलिए मैं वहाँ से बात अपनी शुरू करना चाहूँगा अगर मुझे मौका मिले। हाज़रीन, आपसे पहला मुल्क जहाँ से मैं भी 4 दिन पहले लौट के आया हूँ उसका नाम है बांग्लादेश। ईस्ट में हमारे जो मौजूद हो, जो एक ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, और जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बने थे तो वो भी उसी तकसीम का एक हिस्सा था। मेरा बांग्लादेश इसलिए जाना आना हो रहा है आजकल काफी ज्यादा कि एक फिल्म मैंने लिखी है जिसको श्याम बेनेगल साहब, अगर किसी ने नाम सुना हो कभी, जिन्होंने जुबैदा वगैरह बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, उन्होंने डायरेक्ट की। उनके लिए मैं बहुत चीजें लिखता हूँ। ये फिल्म है शेख मुजीबुर रहमान पे, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया
जो वहां के राष्ट्रपिता हैं, जो वहां के जनक कहलाते हैं, जनक माने पिता, जो वहां के जनक कहलाते हैं, राष्ट्र जनक कहलाते हैं वहां के बांग्लादेश के। मैं बांग्लादेश का जिक्र इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश एक जमाने में पाकिस्तान था, और उस पाकिस्तान में क्या हुआ, जिन साहब ने, जो उस पार्टी के चीफ थे जिन्होंने कभी पाकिस्तान बनाया था, मैं जनाब जिन्ना साहब का जिक्र कर रहा हूं यहां पे, वो पाकिस्तान बनने के बाद में जिस हिस्से में पाकिस्तान के 57% लोग रहते थे, 50%, 57% लोग रहते थे, उस हिस्से में उन्होंने जाने की जरूरत ही नहीं समझी। मतलब मेजॉरिटी को उन्होंने पाकिस्तान की नेग्लेक्ट किया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया था, मगर वो गए ही नहीं। अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी सब बीत गया, मगर वो गए ही नहीं उस तरह। क्या जरूरत? मैं तो सिर्फ कराची में रहूंगा, जो मेरे बंबई से मिलता जुलता है, जहां उन दिनों राजधानी हुआ करती थी टेम्परेरी। खैर, वो फरवरी के महीने में जाकर के 1948 में जब महात्मा गांधी मर चुके थे 30 जनवरी को, उसके बाद वो पहुंचे जो जमाने में ईस्ट बंगाल हुआ करता था, और उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ढाका यूनिवर्सिटी में क्या कहा कि ये जो दो हिस्से हैं पाकिस्तान के, जिसे मैंने बहुत मुश्किलात झेल के लिया है आप सबके लिए, उसकी जुबान होगी उर्दू। खुद उर्दू नहीं बोलते थे, अंग्रेजी बोल लेते थे, गुजराती बोल लेते थे, उर्दू नहीं बोल पाते थे, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इसकी जुबान होगी उर्दू। तो 57% लोगों ने कहा कि भाई उर्दू क्यों होगी? कौन उर्दू बोलता है पाकिस्तान में? पंजाबी नहीं बोलते, सिंधी नहीं बोलते, बलूची नहीं बोलते, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में नहीं बोली जाती है, और बंगाल में तो बोली नहीं जाती है, तो क्यों उर्दू होगी? उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, उर्दू पाकिस्तान की जबान नहीं। और उन्होंने कहा वेरी गुड क्वेश्चन, वाई उर्दू? एक अंग्रेजी में बोल रहे थे बाप, उर्दू में नहीं बोल रहे थे। आई विल टेल यू वाई उर्दू। इसलिए उर्दू होगी कि हम मुसलमानों की जो जबान है, जो मुसलमानों की कुरान है, वो अरबिक में लिखी गई है, और उर्दू अरबिक की सबसे क्लोज कजन है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसलिए उर्दू ही हमारी इस नए बने पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज होगी। इस बात पे बंगाली, और वहां बंगाली थे ज्यादा, उठ के उस मीटिंग से चले गए, और उसी दिन से नए बांग्लादेश बनने की नींव पड़ गई थी। क्योंकि सिर्फ इस्लाम के नाम पे तुम उनको मत बेचो, एक मुल्क में उसका जो कल्चरल कैरेक्टर होता है वो ज्यादा जरूरी होता है, कोई धर्म उसके लिए जरूरी नहीं। और आज हमारे हिंदुस्तान में भी जो खतरा है वो हमारे कल्चरल कैरेक्टर को कुछ धर्म वाले लोग खतरा पैदा कर रहे हैं। तो हमारी कल्चरल कैरेक्टर को, हमारी सांझी तहजीब को, हमारी गंगा जमनी तहजीब को कुछ धर्म वाले, कुछ इधर के धर्म वाले, कुछ उधर के धर्म वाले, कुछ इधर के मजहब वाले, कुछ उधर के मजहब वाले उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ उस पाकिस्तान का आपको पता है कि उनका जो बड़ा हिस्सा था मुल्क का, वो कट के अलग हो गया अपनी तहजीब को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए। तो सिर्फ धर्म के नाम पे मजहब नहीं चलाए जाते हैं, ना किसी मजहब की पॉलिटिक्स चलाई जानी चाहिए। और ये बात यहां से मैं करना चाहूंगा। अब पाकिस्तान में क्या हुआ ये समझ लीजिए आप। अब मैंने पाकिस्तान का जिक्र किया, अभी पिछले महीने में पाकिस्तान गया था। मैं पिछले 10-1 सालों से तकरीबन हर साल या हर दूसरे साल पाकिस्तान जाता रहता हूं। सिलसिला सिर्फ एक है, फैज अहमद फैज को सेलिब्रेट करें। फैज अहमद फैज का जो फाउंडेशन है वहां पे, वो तकरीबन हर साल मुझे बुलाता है या हर दूसरे साल पे बुलाता है। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था उसके बाद से हमारा बुलाना जरा सा कम हो गया था, लेकिन फिर सिलसिला शुरू हो गया है। फिर मैं भी मार्च में पाकिस्तान में था। अब पाकिस्तान में मैं तो फैज को सेलिब्रेट करने गया था, जो उर्दू का सबसे बड़ा पोएट है, मगर फैज पंजाबी में भी लिखता था। और क्यों लिखता था कि उस पाकिस्तान में जिसकी राजभाषा जबरदस्ती उर्दू बनाने की कोशिश जिन्ना साहब ने की थी, उस पाकिस्तान में आज कौन कितनी कैसी जबान बोलता है, मैं आपके सामने वो आपसे साझा करना चाहूंगा। आज 40% पाकिस्तानी पंजाबी बोलता है, आज 20% पाकिस्तानी पश्तो बोलता है, आज 15% पाकिस्तानी सिंधी बोलता है, 12% पाकिस्तानी सराइकी बोलता है। बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है सराइकी। बाकी और लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, सिर्फ 7% पाकिस्तानी उर्दू बोलता है।
डिस्पाइट द फैक्ट कि उर्दू वहां की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हर बच्चे को उर्दू पढ़ना कंपलसरी है, लेकिन किसी की मादरी जबान उर्दू नहीं है। और जो थोड़े बहुत लोग बोलते भी उर्दू हैं, वो अपनी तरह से, अपने अंदाज में, अपने एक्सेंट में बोलते हैं। पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा हूं, वहां उर्दू नहीं बोली जाती, वहां अर्दू बोली जाती है। उर्दू नहीं बोली जाती, वहां अर्दू बोली जाती है। तो उर्दू किसने भी कोशिश की हो हमारी जबान चुराने की, लेकिन वो हिंदुस्तान की जबान थी, हिंदुस्तान की जबान है और हिंदुस्तान की जबान रहेगी। और इसलिए हमारी उर्दू एकेडमीज की, चाहे वो स्टेट की उर्दू एकेडमी हो, चाहे वो सेंटर की उर्दू एकेडमी हो, चाहे उर्दू से प्यार करने वाले लोग, हम हॉल नहीं भर पाए, कोई बात नहीं, डजंट मैटर कि हॉल भरा ही होना चाहिए, लेकिन उर्दू से हमको प्यार करते रहना पड़ेगा। जबकि हम हिंदुस्तानियों ने भी उर्दू को अपनी जिंदगी से खुरच के निकालने की बहुत कोशिश की, और ये कोशिश भी इत्तेफाकन हम लोग यूपी में बैठे हैं, और यूपी की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका, झांसी के एक मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करते थे जिनका नाम था धुलेकर, वो मराठी थे, झांसी से जीत के आते थे। और जब संविधान सभा में, हमारी आईनी मजलिस में, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 9 दिसंबर 1946 से जो बैठ गई थी, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि अपन जाने वाले हैं, तो इनको अपना आईन बना लेने थे, और उसमें से मुस्लिम लीग निकल गई थी, हम नहीं बैठेंगे थोड़े दिनों के लिए। तो 9 दिसंबर 1946 से जब आईन सभा ने शुरू किया, तो आईन सभा ने तय किया था कि यहां पे देखिए, उन दिनों ट्रांसलेशन की फैसिलिटी नहीं थी, तो सिर्फ 2 जबानों में यहां बात होगी, या तो अंग्रेजी में या तो हिंदुस्तानी में। और जब मद्रास के सी राजगोपालाचारी जी ने, यानी राजा जी ने, जो गांधी जी के समधी थे, जिनकी बेटी की शादी गांधी जी के छोटे बेटे देवदास से हुई थी, उन्होंने जब अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, तो यूपी के धुलेकर साहब उठ के खड़े हो गए और बोले, नो, अंग्रेजी में मत बोलिए, हिंदुस्तानी में बोलिए। तो उन्होंने कहा, क्यों भाई? इसलिए कि अगर आप हिंदुस्तानी नहीं बोल सकते तो आपको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। तो अल्टीमेटली पंडित नेहरू को खड़े होकर जाना पड़ा, उन्होंने धुलेकर का गला पकड़ा, उन्होंने कहा, धुलेकर बैठ जाओ, बेवकूफ आदमी, ये झांसी की पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहां कानून में लिखा है कि अंग्रेजी में भी बोला जा सकता है, क्यों रोक रहे हो? नहीं पंडित जी, हर एक को अब हिंदुस्तानी बोलने की कोशिश करेंगे, जब करेंगे, अभी नहीं, अभी बन चुका है, तय हो चुका है। लेकिन अब यही धुलेकर साहब, मैं क्यों उनका जिक्र कर रहा हूं, यही हमारे यूपी के, वो यूपी जहां मैं पैदा हुआ हूं लखनऊ में, वो यूपी जहां मेरा ननिहाल है कानपुर में, वो यूपी जहां बनारस में और तमाम शहरों में मैंने बहुत वक्त गुजारा है, वो यूपी जहां से मैंने अपना थिएटर करियर शुरू किया रायबरेली से, उस यूपी में के धुलेकर साहब ने एक और रंग बदला। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन चुका था, और पाकिस्तान में जिन्ना साहब ने उर्दू को अपनी नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था, झंडा डिक्लेयर किया, नेशनल एंथम डिक्लेयर किया, जो बाद में बदला गया, और उर्दू को भी नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। तो अगले दिन तो खैर सेलिब्रेटेड दिन था, 15 अगस्त का, नेहरू की स्पीच वगैरह सब चीजें, राजेंद्र प्रसाद जी की ओथ वगैरह सब चीजें हुई, झंडा वंडा लहराया गया, तिरंगा। 20 अगस्त को जब दोबारा पार्लियामेंट बैठी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बैठी, तो धुलेकर साहब खड़े हो गए, और धुलेकर साहब फिर क्या बोलते हैं, उनके तेवर बदल चुके थे पिछले 9 महीनों, दिसंबर से लेकर अगस्त तक में, और वो बोलते क्या है कि आज से हिंदी भाषा होगी, हिंदुस्तानी भाषा नहीं होगी, क्योंकि उर्दू को पाकिस्तान ने अपनी नेशनल बना लिया, जब बना लिया, इसलिए हमको उर्दू को खुरच के हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिए। ये वो क्षण था जिसको लेकर के झगड़ा चलता रहा, और 14 सितंबर 1949 का वो दिन, जिस दिन लैंग्वेज अडॉप्ट की गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं लेकिन राजभाषा का दर्जा दिया गया, उसी दिन से उर्दू के खिलाफ एक मुहिम, एक साजिश, एक षड्यंत्र शुरू हो चुका है कि उर्दू को कैसे कम किया जाए, उर्दू में कैसे नौकरियां दी जाए, उर्दू को कैसे निकाला जाए, उर्दू को कैसे कम से कम तक यूज में लाया जाए। और उसी दिन से उर्दू के खिलाफ साजिश शुरू हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये आप लोगों की, हम लोगों की, ये आम नागरिक की लड़ाई और शेर है कि उर्दू आज तक जिंदा है, और उर्दू आज तक जिंदा रहेगी उस सांसी हिंदुस्तानी में जो हम सबकी जुबान, क्योंकि हमारी जबान में हिंदी है ना उर्दू। आप अभी हिंदी फिल्में जिनको हम लोग कहते हैं, मैं तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, उसमें उठा के देख लीजिए, आप मुझे कोई फिल्म का नाम बता दीजिए जो हिंदी में हो शुद्ध, एक आध अर्थ को और एक आध को छोड़ दीजिएगा, किस फिल्म का नाम नहीं है? शोले,
किस जमान का शब्द है? आप कोई और जमाने को दिखाना है, कोई घटिया से घटिया, मुहद्दर का सिकंदर, कोई फिल्म उठा लीजिए, गिव मी 3 नेम्स बेचारे शुद्ध हिंदी, बहुत कम मिलेंगे आप। हाँ, परिणीता एक हो सकता है जो बंगला का वर्ड है, कहीं एक कोई इस तरह की फिल्में 2-4 हो सकती हैं जो नामों पे, लेकिन आपको बाकायदा हिंदी में नाम नहीं मिलेंगे, ना हिंदी में डायलॉग मिलेंगे। हम सब हिंदुस्तानी जबान में लिखते हैं और इसीलिए उर्दू में लिखने वाले कमाल शुरा, चाहे वो कैफी आजमी रहे हो, चाहे वो साहिल लुधियानवी रहे हो, और चाहे वो मजहूर सुल्तानपुरी रहे हो, दे हैव रूल्ड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। दे ऑल हैव कम फ्रॉम द गंगा जमनी तहजीब ऑफ हिंदुस्तानी। वो शायद दाएं से बाएं लिखते रहे, आज भी जावेद अख्तर साहब दाएं से बाएं लिखते हैं, आज भी गुलजार साहब दाएं से बाएं लिखते हैं, क्योंकि उन दिनों की जनरेशन में मेरे वालिद और मेरी मां भी दाएं से बाएं लिखते थे, लेकिन बोलते वो हिंदुस्तानी थे, जिसमें कभी अवधी आ जाती थी, जिसमें कभी उर्दू आ जाती थी, जिसमें कभी, बल्कि यूपी के बारे में तो एक बड़ा मजाक ये था कि यूपी वाले जो है वो ड्राइंग रूम में उर्दू बोलते हैं और किचन में जाते हैं अवधी बोलने लगते हैं, जो सच भी था। तो और बाहर जाते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं, जब अदालत में जाएंगे तो अंग्रेजी बोले, जैसे अदालत से वकील साहब घर में आएंगे तो वो उर्दू बोलेंगे ड्राइंग रूम तक, उसके बाद अंदर जाते का बनाई हो आज, तो एकदम से अवधी पे होता है। ये हमारी सच्चाई है, ये मिली जुली जबान हमारी सच्चाई, और वही मिली जुली जबान आपको इन सारे बड़े शोरा में नजर आती है दोस्तों। अब आप लोग कहें कहां की बकवास कर रहा था ये आदमी, और ये जो आज का जो फोकस है उस पर क्यों नहीं आता है। तो मजरूह साहब की अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं जब से यहां आया हूं, काफी देर से आया हूं, लेकिन बहुत तरह की चीजें हमने सुनी और बहुत अच्छे तरन्नुम में सुनी, बहुत अच्छी चीजें मजरूह साहब की हमने सुनी। लेकिन अलका जी ने आखिर में, अलका मिश्रा जी ने, कहा नहीं आता लगता है जी, अलका मिश्रा जी ने आखिर में जो चीज पढ़ी थी वो सचमुच मजरूह की रूह थी। बाकी जितनी शायरी जो हम फिल्मी देखते हैं वो मजरूह साहब की रूह नहीं है, इसलिए कि मजरूह साहब अपने मन से नहीं लिख रहे, उनको कोई ए.आर. कारदार बता रहा है अपनी पहली फिल्म में 1946 में कि देखो यार सिचुएशन ये है कि लड़का लड़की मिले हैं लेकिन जंगल में मिले हैं और चांद जो है जाने ही वाला है, तो वो क्या गाना कहेंगे इस वक्त कि चांद जरा धीरे धीरे चलना वगैरह वगैरह, जो भी गाना होगा। मैं मजरूह साहब की लाइनें नहीं कोट कर रहा हूँ, क्या कहेंगे उसमें। तो वो मजरूह साहब की रूह से निकली हुई चीज नहीं, मजरूह साहब का क्राफ्ट है उसमें, मजरूह साहब का पोएट है उसमें, लेकिन वो मजरूह साहब के मन से निकली चीज नहीं कि चांद धीरे धीरे जाना था, या कि अगर वो सहगल साहब की रैली कराएंगे जब दिल ही टूट गया, तो ऐसा नहीं कि उस समय मजरूह साहब का दिल टूटा हुआ है। उस समय मजरूह साहब अच्छे खासे शादीशुदा आदमी है जिनके बच्चे पैदा हो गए, उनका दिल भी नहीं टूटा, कहीं टूटा भी होगा तो चुपचाप टूटा होगा, भाभी जी को नहीं पता। तो उनको सिचुएशन दी गई, उस सिचुएशन में गाना लिखना और बहुत अच्छा लिखा, इतना अच्छा लिख रहे हैं कि सहगल मरने के पहले कहेगा जब मैं मरूं तो मेरे जनाजे पे गाना बजाएगा कि जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। लेकिन वो मजरूह की रूह नहीं थी, मजरूह की रूह वहां थी जो अलका जी ने हमें रचना पढ़ के सुनाई थी, जहां हल्के संगीत पे चलने की बात होती है, वहां एक जौ की बाली एक जिंदगी बदलने की बात करती है, जहां खूबसूरती कारखाने से निकलने की बात होती है। खूबसूरती कारखाने की मशीन से बनकर नहीं निकलती है, लेकिन वो जो पसीने में भीगी हुई औरत आती है वो खूबसूरत है। जैसा कि प्रेमचंद जी ने 1936 में लखनऊ में तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब हमें उर्दू जबान के और हिंदुस्तानी जबान के में खूबसूरती के मिकदार बदलने होंगे। अब हमें खूबसूरती सिर्फ अच्छी जुल्फ वाली और चिकनी खाल वाली औरत में नहीं दिखनी चाहिए, अब हमको मेयर पे बैठी बच्चे को दूध पिलाती हुई सूखी पपड़ी के होठ वाली औरत में भी खूबसूरती नजर आनी चाहिए। ये बात जब वहां होती है कि कारखाने से निकली हुई की खूबसूरती की बात होती है, तो ऐसा नहीं है कि नायका की लिपस्टिक कारखाने से छप के आएगी और हम सब खरीदेंगे और खूबसूरत बन जाएंगे। वहां पे उस खूबसूरती की बात करें कि कारखाने से निकली हुई मजदूरी भी और मजदूर भी और किसान भी खूबसूरत है, इस चीज को एग्री करो, इस चीज को मानो। सिर्फ खूबसूरती उन ऐश्वर्या राव में और उन दीपिका पादुकोण में मत देखो जो किसी और के पैसे से आज कान फिल्म फेस्टिवल में बैठे। वैसे बात बाय द वे जिस फिल्म का मैं जिक्र कर रहा था शेख मुजीब की, जो मैंने फिल्म की जिसका नाम है मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, उसका भी कल
उसके ट्रेलर का रिलीज भी कल कान फिल्म फेस्टिवल में उसी समय हुआ था, जब ये ऐश्वर्या और दीपिका वगैरह वहाँ मौजूद थे। तो दूसरी तरह की फिल्में भी वहाँ दिखाई जाती हैं, सिर्फ एक तरह की फिल्में वहाँ दिखाई नहीं जाती। एक्चुअली तो लोगों की फिल्में वहाँ दिखाई नहीं जाती हैं, लेकिन हाँ, लोगों को कंपनियों के पैसे से जज वज बना के जरूर वहाँ भेजा जाता है। तो वो उस खूबसूरती की बात नहीं कर रहे थे, वो उस खूबसूरती की बात कर रहे थे। कान फिल्म फेस्टिवल में जिन इंडियन फिल्मों को अवार्ड मिला है, पहली फिल्म थी नीचा नगर, जो बनाई थी चेतन आनंद साहब ने। नीचा नगर मतलब उन झुग्गी झोपड़ी बस्तों की रहने वाली कहानियां जो बहुत नीचे रहते हैं, यूं करके अपने घर में घुसते हैं, उनकी खूबसूरती को कान में अवार्ड मिला था। या दूसरी फिल्म थी सतीश रे की पंचाली, जिसको मिला था, जहां फिर गरीब और भूखे किसानों की बात होती है। तो ये वही बात थी कि जहां कारखाने से खूबसूरती दिखाई देगी। थैंक यू पंकज। तो और दोस्तों, यूपी की तो हमारे बीच में माहे जी मौजूद हैं। यूपी में तो इतने जो तरक्की पसंद मुसन्निफीन और तरक्की पसंद शुरा की जो लिस्ट है पूरी, चाहे सज्जाद ज़हीर साहब हो, चाहे मजाज हो, चाहे अली सरदार जाफरी हो, चाहे मजनू साहब खुद। और बड़ा अच्छा हुआ कि असरारुल हसन खान की हिकमत नहीं चली, क्योंकि असरारुल हसन खान तो हकीम बनने निकला था। अच्छा हुआ कि उसको हुकूमत नहीं चली और उसका दिल भी टूट गया और वो मजरू बन गया। और मजरू बन के न सिर्फ वो घायल हुआ, बल्कि मजरू बन के वो डिसरप्टर, वो डिस्ट्रॉयर भी हो गया, जिसने समाज ही नहीं पूरी शायरी के मकदार की तोड़ डाले, बदल डाले और एक नई शायरी को जन्म दिया इसी उत्तर प्रदेश में। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज और बड़ी मुझे कमाल की लगती है, अब फिल्म की लोगों ने बहुत गाने भी गाया, फिल्म के लोग बहुत बात भी करेंगे, लेकिन मैं उससे अलग थोड़ी बात करना चाहता हूं कि तरक्की पसंद शोरा में, खास करके आजाद हिंदुस्तान की अगर बात करें 1947 के बाद से, तो अपने कन्विक्शन के लिए, अपने पॉलिटिकल बिलीफ के लिए, जिस चीज को मैं सच मानता हूं उसके लिए बहुत कम शायद जेल गए। कैफी आजमी इसी कानपुर में आंदोलन चलाते थे मजदूरों, लेकिन जेल नहीं जाना पड़ा। लेकिन नहीं कह रहा हूं गलती की, जेल को नहीं गए, जेल नहीं गए। सज्जाद ज़हीर साहब जेल गए, कहां? पाकिस्तान में गए फैज अहमद फैज के साथ। हिंदुस्तान में नहीं गए, बल्कि हिंदुस्तानी सरकार ने, नेहरू सरकार ने तो उनको निकाल लिया, उनको कोशिश मतलब उनको हेल्प किया कि वो निकल के वहां से आ सके। जेल अगर कोई आदमी गया है, यूपी के लोगों की बात कर रहा हूं, उन शोरा में सिर्फ एक नाम है और वो है मजरू सुल्तानपुरी का। अपने कन्विक्शन के लिए जेल जाना, अपनी बात करने के लिए जेल जाना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बात तो बड़ी बड़ी हम सब लोग करते हैं, लेकिन जब सचमुच when the push comes to shove, as they say in English, कि जब सचमुच पुलिस को झेलने की बात आती है, तब भी हम अपने सच पर अड़े रहें और माफी ना मांगे। और किस चीज के लिए वो जेल गए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब उन्होंने एक मीटिंग में बंबई की बोला था और कहा था कि अमन का झंडा इस धरती पर किसने कहा लहराने न पाए, ये भी है हिटलर का चेला, मार ले साथी जाने न पाए, कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार ले साथी जाने न पाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए यह आदमी 1952 में, 1949 में ऐसी बातें कर रहा है, 52 में नहीं, 49 में ऐसी बातें कर रहा है। उसके नाम वारंट निकलता है और उसको 2 साल के लिए कैद मशक्कत में भेजा जाता है और वो एक्सेप्ट करता है, वो माफी नहीं मांगता है, वो नहीं कहता मैंने नहीं कहा, मैंने तो किसी और की चीज पढ़ी थी। वो एक्सेप्ट करता है और इस चीज के लिए जेल जाता है 2 साल। और दूसरा आदमी जो उनके साथ जेल जाता है इसी वक्त, उसका नाम था बलराज साहनी। ये दोनों लोग जो तरक्की पसंद शोरा और तरक्की पसंद थिएटर से जुड़े हुए लोग थे। इतनी दम रखना बहुत कम लोगों में होता है दोस्तों। और इस पूरे वाकये में मुझे एक बड़ी मसरत की चीज मिलती है, माया जी अगर आप बुरा ना माने, और आप लोग बुरा, यहाँ पे मैडम भी बैठी हैं जिनका ताल्लुक कुछ सरकार से लेना देना है, तो मुझे सिर्फ एक चीज में बड़ी मसरत मिलती है जब इस वाकये के बारे में मैं सोचता हूँ, उनके जेल जाने के बारे में। ये सिर्फ आजकल ही नहीं होता है कि आपने ट्विटर पे एक शेर लिख दिया और आपको आसाम की पुलिस गुजरात से उठा के ले जाए और जेल में बंद कर दे। ये सिर्फ आजकल ही नहीं होता कि इस मंच पे खड़े होकर आपने कोई चुटकुला सुना दिया तो आपको मध्य प्रदेश की पुलिस उठा के ले जाए और बंद कर दे और आपको 6 महीने तक जमानत भी ना मिले। ये सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आप कुछ बच्चों की मदद कर दें गोरखपुर में मरते हुए बच्चों की एक अस्पताल में और कह दें कि भैया ऑक्सीजन तुमने नहीं दी थी और उसके लिए एक डॉक्टर कफील को जेल में डाल लिया जाए। ये सिर्फ आज ही नहीं होता है,
ये नेहरू के ज़माने में भी होता था, तब भी गलत था, अब भी गलत है। तब पॉपुलेशन थोड़ी सी कम थी, कम लोग पकड़े जाते थे। आज शायद पॉपुलेशन ज़्यादा है या सेंसिटिविटी ज़्यादा है, आज ज़्यादा लोग पकड़े जा रहे हैं और वो भी उतना ही गलत है। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, जो विश्वास अपने ऊपर, अपने अकीदे के ऊपर मजरूह साहब को था, वो हमें अपने अकीदे पे, अपनी ज़बान पे, अपनी बात पे होना चाहिए। अगर वो होगा तो वही होगा जो मजरूह साहब ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो बहुत अच्छी बात है। मैं जिस भी मंच पे रहूं अपने दिल की ही बात करता हूं। अगर किसी को बुरा लगा तो मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूं, लेकिन शायद मेरे पास कोई और तरीका नहीं था अपनी बात रखने का और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे इंसान को खिराज अक़ीदत पेश करने का। बहुत 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 शुक्रिया।